हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 50 डेज़ रह गए हैं। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका स्टैटिक होगा, यानी स्टैटिक जो है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो पार्ट। उसके अलावा मेन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो हम ये क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका स्टैटिक भी साथ के साथ कवर कर लेंगे। उसके साथ ही साथ फिर आपका करंट अफेयर बचता है। करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे कि एक तरफ तो आपका यूपी का करंट अफेयर है, दूसरा आपका जनरल करंट अफेयर है। तो यूपी का भी करेंगे और जनरल वाला करेंगे। उसके साथ ही साथ मैपिंग, मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे एवरी संडे। तो ये हमारी अप्रोच है। अभी हम आज जो हमारा दिन है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहले पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे। तो आज पॉलिटी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चंस जो आए थे यहाँ पे वो कितने थे, 22 क्वेश्चंस थे। तो 22 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और टॉपिक के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस है उसके हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक है वो कवर करा दूंगी। और क्वेश्चंस आप ये खुद से प्रैक्टिस करना और देखना आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू चीज़ों को कवर कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल के क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे जो भी टॉपिक कवर हो रहा है उसके हिसाब से फिर सॉल्व करके आप देखो आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके हिसाब से हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में पूछा गया है कि तो ये कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का कंटेंट क्या है। जैसे कि पार्ट 8 में क्या यूनियन टेरिटरीज है, क्या शेड्यूल ट्राइब जो है वो पार्ट 10 में है, ट्राइब्यूनल्स पार्ट 11 में है, या ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये चीज़ें आप पहले देखो। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे दिए हैं। एक बार मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट के बारे में, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको एक एक आर्टिकल्स याद करने हैं। उसके साथ ही यहाँ पे डीपीएसपी है, ये पार्ट 4 में है। 36 से 51 तक आर्टिकल्स है, इसके भी सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको अच्छे से करनी है, पार्ट 4A में है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप आराम से देख लेना, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल पे। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल दे रखा है, ये देखिए, आर्टिकल 324, 315, 280, 338। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके साथ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो अब ये आप तभी कर सकते हो जब आपको आर्टिकल्स पता हो। तो यहाँ पे जो भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको ये याद करना होगा, ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है, टॉपिक रिपीट होते हैं। अभी एक बार अगर आपने कर लिया तो आगे सेम अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन होगा तो आप इजीली कर लोगे। तो एक बार आपको पूरा करना है, बाकी जो आगे नेक्स्ट आएंगे वहाँ पे चीज़ें इजी होती जाएंगी। तो यहाँ पे ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, 14 है आर्टिकल, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और बाकी सारा जो यहाँ पे लिस्ट किया गया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 20 पे क्वेश्चन पूछा है। तो 20 के मतलब क्या क्या कंटेंट है उसके तीनों पार्ट पे पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 20
यहाँ पे मैंने क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 यानी जो भी 3 पार्ट थे वो सारे यहाँ पे कर दिए हैं। देखिए क्या क्या कंटेंट है 20 में, कि ये पोस्ट फैक्टो जो लॉ है उसके अगेंस्ट बात करता है, कि मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिला हुआ है कन्विक्शन के अगेंस्ट, है ना। तो ये वाला है कि नहीं 20 में। नेक्स्ट है कि डबल जोपार्डी नहीं होनी चाहिए। डबल जोपार्डी का क्या मतलब होता है कि आपको मतलब एक ही गुनाह के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी, तो इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन है। उसके साथ ही साथ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे, या फिर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि तुम गुनाह कबूल करो। और पुलिस कस्टडी में अगर कोई ऐसा करता भी है तो भी वो सब मान्य नहीं होता है। तो ये आपको कहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये फंडामेंटल राइट 20 है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 20, है ना। तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तो है, उसके साथ डबल जेओपार्डी भी है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है। तो ये वाला जो है ये आपका नॉट में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ोगे, साथ साथ आपका क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखिए इन्होंने पूछ लिया है कि कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ दोनों में है ना। तो अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सारे जो कंटेंट है वो पता होंगे, उसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे आर्टिकल पता होंगे, तभी आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पे है जो दोनों में है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है, और मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रही हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विथ रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये कौन सा करेक्ट है। तो जॉइंट सिटिंग के लिए यहाँ फिर से आर्टिकल इन्होंने पूछ लिया, तो आर्टिकल यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट सिटिंग का 108 है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। और स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे जब ये आर्टिकल्स आप पढ़ोगे ना एक एक करके, आर्टिकल 21, 22, 23 फंडामेंटल राइट के सारे ही आर्टिकल हैं, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, देखिए वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक एक आर्टिकल पढ़ना है। जैसे कि रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, कई बार वो क्या करते हैं वो नंबर भी पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कौन से नंबर पे है ना, पाँचवें चौथे। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो याद करने वाली है, यहाँ समझाने के लिए उतना कुछ नहीं है, आपको ये लर्न करना होगा पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल्स हैं ये सारे, देखिए यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है वहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे अर्लीस्ट था और लास्ट एक्टिविटी है ना। तो ये किस बारे में है, ये टॉपिक कवर करता है आपका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे है जो कवर की गई है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो देखिए सबसे पहले 1934 में यहाँ पे देखिए, ये 1934 में यहाँ पे एम एन रॉय ने यहाँ पे सबसे पहले प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीए में लिख दिया है। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस डिमांड को आगे बढ़ाया। उसके बाद फाइनली फिर 38 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उसको बोला, और ये फाइनली ये डिमांड हमारी मान ली गई अगस्त ऑफर में, 1940 के अगस्त ऑफर में। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और ये रिजेक्ट कर देता है मुस्लिम लीग के प्रपोजल को। और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। तो ये सारी हिस्ट्री जैसे जैसे हुई थी ये सारी आपको पढ़नी है और चीज़ों को समझना है उस हिसाब से। तो ये आपको करना होगा सारा ब्रीफ हिस्ट्री कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। तो ये सारी क्रोनोलॉजी अगर आ जाएगी तो आप कर लो। फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, तो जैसे इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक, ये शब्द इंक्लूडेड थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे
फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई थी, जो हमारे प्रियम्बल में बाद में ऐड हुआ था। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट और फुली सॉवरेन बॉडी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये मैंने हिंदी में ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनियन टेरिटरी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कैन रिकमेंड, क्या रिकमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। यानी ये एक स्टेट है, इसकी बाउंड्री बदलनी है आपको। जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट बने हैं ना, तो दोनों की बाउंड्री अलग की गई है। तो ये कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को, सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये बोल रहा है उसके बाद, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो आर्टिकल 3 जो है हमारा वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। वो बोलता है पार्लियामेंट पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, सॉवरेन है, वो क्या कर सकती है, इसकी बाउंड्री को बदल सकती है, नाम बदल सकती है स्टेट्स का, है ना। उसके अलावा एरिया बढ़ा सकती है, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बन सकता है, या फिर एक स्टेट से यहाँ पे दो स्टेट बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट होगा ना, उसके लेजिस्लेचर से प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को पहले प्रेसिडेंट का कंसल्ट चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने उतना डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अभी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें उतने अच्छे से कवर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लो। और जब भी देखिए ये सब किया जाएगा, स्टेट की बाउंड्री बदली जाएगी या फिर एरिया वगैरह एग्जिस्टिंग स्टेट का, तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा 368 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 में बात की गई है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो इस हिसाब से देखिए क्या करेक्ट हो रहा है आपका, कि प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए बाउंड्री ऑफ द स्टेट, सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि वो एक्सेप्ट करें, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट का रोल है, प्रेसिडेंट का रोल है, वो ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए हमारी कंट्री को क्वाज़ाई फेडरल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल पावर है वो पूरी तरीके से नहीं डिवाइडेड है स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक्ट्स डन बाय हिम, यहाँ पे आपको क्या बताना है, विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, या फिर एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, एक मिनट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आपका, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए ये जो इलेक्शन हुआ है जिसके थ्रू ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये क्या इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है ना, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। तो अब जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपने ऑफिस में काम किए होंगे, है ना। तो ये जो ऑफिस में काम किया है, क्या वो वैलिड होगा। अगर इलेक्शन ही इनवैलिड हो गया तो क्या ये वैलिड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए, जिस दिन ये इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर होगा, है ना, मान लीजिए आज की डेट है, तो आज उन्होंने जो काम किया है ना, ऑन दैट डे, और इसके पहले इस डेट से पहले जो भी काम किया है, वो सारे क्या हैं, वैलिड हैं, उसके बाद के नहीं रहेंगे। ठीक। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाई गई हैं कि क्या क्या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसके साथ ही साथ वो जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, है ना, तो वो चेयरमैन नहीं रहते हैं, और ना ही
यहाँ पे वो चेयरमैन की सैलरी लेते हैं। सब कुछ उनका क्या होता है, प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। जो भी पावर प्रिविलेज सब कुछ जो प्रेसिडेंट को मिला हुआ रहेगा वो पूरी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाता है जब वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है, तो सारे मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इन केस ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर्ड इनवैलिड, देखिए ये इसी पे ये क्वेश्चन पूछा है और ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो वो ऑन करेंगे उस डेट पे और बिफोर करेंगे वो वैलिड होगा, बाकी सब इनवैलिड होगा। और ये डिसीजन कौन लेता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है। नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देखिए और स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। इफ़ अगर मान लीजिए कोई मेंबर बन जाता है तो जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट बन के अपने ऑफिस में आएंगे उस दिन हम मान लेंगे कि उन्होंने अपनी वो सीट खाली कर दी है पार्लियामेंट में। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, तो सिटीज़न होने चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए मेंबरशिप के लिए ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी एलिजिबिलिटी जब पूरा करेंगे तभी वो यहाँ पे बन सकते हैं। देन यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस है और मिनिस्टर्स, चाहे वो आप सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो, दोनों ही जगह पे यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। टर्म क्या है, 5 साल है, लेकिन जब तक कि उनका सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नहीं आ जाता ऑफिस में तब तक वो बने रहते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। हटाना हो, रिमूव करना हो तब क्या करेंगे, तो सिर्फ राज्यसभा में ही रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। 14 दिन की एडवांस नोटिस देनी होगी आपको और आपको यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा चाहिए और बाकी लोकसभा को क्या करना है, खाली एग्री करना है। इस तरीके से हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। देन इलेक्शन जो है वो बिफोर टर्म एक्सपायरेशन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी इलेक्शन कराना होगा तो ये नहीं है कि अब टर्म ख़त्म हो गई तब इलेक्शन हो रहा है। उनका टर्म जब ख़त्म होने वाला हो उससे पहले इलेक्शन करा के नए वाइस प्रेसिडेंट हमें इलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर उनकी पोस्ट में वैकेंसी आ गई, तब डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, रिमूव हो गया या कोई और मतलब कोई इंसिडेंट हो गया, देन तो यहाँ पे इलेक्शन जो है एज सून एज पॉसिबल बोला गया है, कोई डेट नहीं डिसाइड की गई है। जबकि प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है, वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला है। और यहाँ पे जो भी इलेक्ट होके आएगा वो पूरे फुल टर्म के लिए रहेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पे ओथ लेंगे, बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, तो किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई पर्सन अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे। देन ओथ का कंटेंट क्या होता है, किस बात की ओथ लेते हैं वो, तो ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी। इस चीज़ की वो फेथ ओथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके तरफ उनका फेथ और एलिजियंस होगा। पार्लियामेंट बाई लॉ एट सम मोर फंक्शन, उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना के और फंक्शंस भी इंक्लूड कर सकती है। तो देखिए अगर वैकेंसी है इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वो सारे मेंबर जो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे चूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई मेंबर नहीं है, है ना, या फिर कहीं पे कोई गैप है और फिर भी यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, तो क्या इस ग्राउंड पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन इनवैलिड है? बिल्कुल नहीं, कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर, इलेक्शन वैलिड होगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो कितनी भी बार यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, तो री इलेक्शन पे यहाँ पे कोई बार नहीं है। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सारे डाउट एड्रेस करें आपके।